गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के इस सीरीज़ में आज जिस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वॉइस रॉय ऑफ इंडिया के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो टू, क्योंकि इसी नाम का एक और व्यक्ति पहले भारत में आ चुके थे, तो इनका नाम पड़ गया लॉर्ड मिंटो टू, है ना। और इन्हीं के कार्यकाल में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड के बारे में, और जानेंगे कि जब ये भारत के गवर्नर थे या गवर्नर जनरल थे और वॉइस रॉय थे, तो उस कार्यकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई, है ना, सिग्निफिकेंट इवेंट्स क्या क्या हुआ। तो इनका जो नाम है लॉर्ड मिंटो टू, उनका नाम था गिलबर्ट जॉन इलियट मुर्रे। ये खतरनाक नाम है, आप खुद ही पढ़ लो। तो इनका जन्म होता है 9 जुलाई 1845 को, और इनकी मृत्यु हो जाएगी 1 मार्च 1914 को। इनको विस्काउंट मेलगंड भी बोला जाता है 1859 से 1891 तक। ठीक है, ये एक पॉलिटिशियन थे, ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे, और बाद में ये गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा बनते हैं। उसके बाद फिर ये गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं, भारत के 17th वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये बनेंगे। अब जानते हैं इनके कार्यकाल में होता क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। तो इन्हीं के कार्यकाल में मेनली देखो, इनका कार्यकाल कब से कब तक है ये इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो कार्यकाल है, यानी कि इनका जो भारत में टेन्योर था, वो 1905 से लेकर 1910 यानी 5 साल के लिए था। अब इनके कार्यकाल में इम्पॉर्टेंट घटनाएं क्या घटती है, तो सबसे बड़ा तो स्वदेशी मूवमेंट होता है। दूसरा होता है सूरत स्प्लिट। अब सूरत स्प्लिट क्या होता है, तो देखो सूरत एक भारत में जगह है, गुजरात में जगह है, और यहाँ पर कांग्रेस का सेशन लगने वाला था। अब इस कांग्रेस का सेशन में क्या होता है, नरम दल और गरम दल, एक्सट्रीम पोजीशन रखने वाले नेता और लिबरल नेता जो है, उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। ठीक है, रास बिहारी बोस प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस सेशन में, यानी कि सूरत स्प्लिट जब हुआ उस सेशन में। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जिनको लगता था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार है वो बहुत ज़्यादा मतलब देर से है और काफ़ी जाति कर रही है, अब इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए, और इसके लिए हम लोगों को भारत में आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मॉडरेट लोग ये थे, उनको लगता था कि ब्रिटिश सरकार को हटाना तो है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग हटाएंगे, और इसको डायरेक्ट अब हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, बट इनको अभी हम लोग पहले कानूनन रूप से हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे करके इसको हटाएंगे। तो ये था मॉडरेट और ये था एक्सट्रीमिस्ट। अब इन दोनों का विचारधारा में हो गया झगड़ा। ठीक है, ये स्टार्ट होता है 1905 से ही, दिसंबर 1905 से ही, बनारस सेशन से ही ये स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका नाम था गोपाल गोखले, वो वहाँ पर राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति के तौर पे कह सकते हो, प्रेसिडेंट के तौर पर वहाँ पर वो कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में जो है वो विचारधारा घटने लगेगा। स्वदेशी मूवमेंट होगा, फिर बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा और उसके कारण स्वदेशी मूवमेंट आने वाला है। अब स्वदेशी मूवमेंट में ये दोनों जो है वो अपना अपना तरीका से ये मूवमेंट को चलाएगा। ठीक है, अब इस तरह से क्या होता है कि मॉडरेट जो था वो बोलता था क्या, कि बंगाल से आगे हम लोग अब इस मूवमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोलते थे कि नहीं, बहुत अच्छा मौका है, अब हम लोग क्या करेंगे, बंगाल से आगे इस पूरा आंदोलन को बढ़ाएंगे, और इसके कारण जो है वो ब्रिटिश पर दबाव पड़ेगा और ब्रिटेन जो है वो यहाँ से भाग जाएगा। ठीक है, भारत को छोड़ के चला जाएगा। फिर आता है सूरत सेशन 1907 में, 1907 में, और यहाँ पर ऐसा सिचुएशन बन जाता है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों आपस में बातचीत भी नहीं कर पा रहे हैं इस सेशन में। यहाँ तक भी खबर थी कि इस सेशन में लोगों ने जो नेता थे, उन्होंने अपना टेबल तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, मतलब मारा पीटी तक आ गया था नौबत। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बात और था कि यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि उनका एक नेता बने कांग्रेस का हेड, और जो अपना मॉडरेट्स था वो चाहता था कि उनका एक नेता जो है वो हेड बने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो बात नहीं बन पा रहा था, इसलिए मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो आपस में अलग हो गए, और कांग्रेस जो है वो अब पूरी तरीके से मॉडरेट्स के हाथ में आ गया। हालांकि फिर कुछ सालों के बाद, 5-7 सालों के बाद, इन लोगों को लगेगा कि यार मॉडरेट
डेमोक्रेट्स और एक्सट्रीमिस्ट अगर अलग अलग हो गए तो इससे किसी का भला नहीं होगा और हमारा जो आंदोलन है वो भी खराब हो जाएगा। इसलिए आपस में मिल जाओ, वही बेहतर है। फिर होता क्या है, 1916 में जाकर के लखनऊ में ये लोग जाकर के फिर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी सिचुएशन में, इसी टाइम में, इसी कार्यकाल में 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। मुस्लिम लीग का स्थापना क्यों होता है, तो बंगाल में जो है स्वदेशी मूवमेंट आने लगेगा। बंगाल में क्या होता है, देखो बंगाल ऐसा है कुछ, ठीक है। तो बंगाल में इस पार्ट में मुस्लिम एरिया था काफ़ी और इस पार्ट में हिंदू एरिया था काफ़ी, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, सोचा यार ये बहुत अच्छा मौका है, यहाँ पर हम लोग उसको बांट देते हैं, मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी में बांट देंगे। इससे क्या होगा कि एक तो दोनों में भाईचारा कम हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि हम लोगों को रूल करने में मज़ा आएगा। मतलब एक अगर कोई ऐसा इशू है जिसको, जो कि मुस्लिम का स्पेशल इशू है, जैसे मान लो कि ईद में बोला गया कि ईद में लोग बाहर मॉस्क नहीं जा सकते, ठीक है, या फिर मस्जिद नहीं जा सकते, या फिर बोला गया दुर्गा पूजा में लोग पूजा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ मसला हुआ तो आपस में ये लोग भिड़ जाएंगे, ठीक है, और ब्रिटेन को राज करने में, उसको सरकार चलाने में आसानी होगी। तो इसलिए जो ब्रिटेन था उन्होंने बोला मुस्लिम लोगों को कि यार तुम लोग भी अच्छा खासा लोग हो, और इनफैक्ट वो लोग 100 में से 25, यानी कि 100 इंसान में से 25 लोग के आसपास मुस्लिम था, 75 लोग हिंदू था। तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि ये अगर 25 हमारे साथ आ जाए तो ये 100 का ताकत तो नहीं रख पाएगा, ठीक है। फिर 100 में से 75 अलग हो जाएगा, 25 अलग हो जाएगा, और ये आपस में जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो रूल करना आसान हो जाएगा। इसी को बोला गया डिवाइड एंड रूल। तो लॉर्ड मिंटो ने क्या किया, जो मुस्लिम लीडर्स थे उन लोगों को शिमला बुलाया, ठीक है, और शिमला बुलाने के बाद 1906 में बोला क्या कि आप लोग मिलके एक अपना पॉलिटिकल ग्रुप बना लो जिसका नाम दो मुस्लिम लीग, ठीक है। तो मुस्लिमों को लगा कि यार बात तो सही बोल रहा है, हम लोगों का भी कुछ इशू है ना, जो कि सिर्फ हम लोग, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया या हो सकता है कहीं कहीं भेदभाव होता होगा मुस्लिमों के साथ। तो उन लोगों ने बोला बात तो सही है, तो हम लोग अपना एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम है मुस्लिम लीग। अब नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह बहुत ही ऐसा आदमी थे जिन्होंने बंगाल को अलग करवाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अच्छा, मुस्लिम और हिंदू जब बंगाल अलग हुआ ना, तो ये अभी आज का डेट का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल इस हिसाब से अलग हुआ था। तो जब बंगाल अलग हुआ तो मुस्लिमों ने इसका काफ़ी सपोर्ट किया और हिंदुओं ने इसका विरोध किया। तो देखो यहाँ से मुस्लिम और हिंदू अलग अलग पॉलिटिकल कोर्स पे जाने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो है वो फॉर्मेशन होता है और नवाब सलीमुल्लाह इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत बड़ा ब्रेन रहता है, ठीक है। उसके बाद मुस्लिम लीग ने सोचा कि ये मुस्लिमों के लिए एक मंच बनेगा जहाँ से हम लोग डायरेक्ट जो है वो सरकार से बात कर सकेंगे। अब हम लोगों को हिंदुओं का जो है वो हाथ नहीं मिलाना पड़ेगा। शुरू शुरू में मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में बहुत भाईचारा रहा, दोनों मिल के काम करना चाहते थे। उसके बाद ये भी बोला गया कि मुस्लिम लीग के लोग जो है वो आईएनसी में जा, मतलब नेशनल कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस के लोग मुस्लिम लीग में जा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर बाद में जो है वो ये जो मुस्लिम है और वो मुस्लिम लीग है और नेशनल कांग्रेस है, इन दोनों में अलग अलग खिटपिट हो जाएगा। फिर मुस्लिम लीग का पहला जो प्रेसिडेंट था उनका नाम था आगा खान, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इनके कार्यकाल में तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ था वो था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म के बारे में हम लोगों ने एक वीडियो किया हुआ है, उसको आप जाके अच्छे तरीके से देख सकते हो। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म को उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस वहाँ कर चुके हैं। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म का दूसरा नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसमें मेनली क्या था कि रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट को बंटवारा कर दिया गया, मुस्लिम के लिए अलग, सिख के लिए अलग, हिंदू के लिए अलग, और बाकी जितना भी जनरल वोट होगा सारा हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन किया गया। इससे क्या हुआ, मुस्लिमों को बल मिल गया, और इसलिए लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ठीक है। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आता है, थोड़ा बहुत रिफॉर्म इसमें किया जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा कि इंडियन के जो पॉलिटिशियंस हैं, इंडिया के जो नेता हैं, उनको लगा कि सरकार कुछ कर रही है, और असल में सरकार क्या करना चाह रही थी, सरकार तोड़ना चाह रही थी भारत की एकता को, ठीक है। और इसी कारण बाद में जो है, यानी कि 40 साल के बाद 1947 में पाकिस्तान को बनाना पड़ा। इस एक्ट के कारण जो सेंट्रल है
यानी कि जो केंद्र पे था और जो राज्य के स्तर पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें सीटों की संख्या को बढ़ा दी गई, 16 से 60 कर दिया गया। इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि अब कुछ कुछ लोग वोट दे सकते थे, ठीक है। और ये वोट मेनली कौन देते? लैंडलॉर्ड्स, जो ज़मींदार थे, जो ट्रेडर्स थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, यूनिवर्सिटी के लोग और जो लोकल गवर्नमेंट में काम करते थे वो लोग अब वोट दे सकते थे। यानी कि वोट देने का क्षमता को भी बढ़ा दिया गया। तो ब्रिटिश ने जैसे मैंने बताया धर्म के नाम पर वोट को अलग अलग किया। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट करेगा, हिंदुओं के लिए जनरल वोट होगा, ठीक है, सिखों के लिए सिख लोग वोट करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कम्युनल इलेक्टोरेट आ गया। अच्छा, 1909 में क्या होता है? 15 नवंबर 1909 को 2 बॉम्ब जो है वो लॉर्ड मिंटो और उनकी वाइफ पर फेंका जाता है रायपुर गेट अहमदाबाद में। हालांकि इन लोगों को कुछ होता नहीं है, इसलिए ये मसला उतना ज़्यादा हिस्ट्री में उछलता नहीं है। लेकिन होता दरअसल यही है कि 1909 में 2 बॉम्ब इन पर फेंक दिया जाता है। हो सकता है कि इन्होंने जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया था इसी कारण से ये वाला चीज़ हुआ होगा। इनके बाद यहाँ पर जो भारत के गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय बनेंगे उनका नाम होता है लॉर्ड हार्डिंगे या हार्डिंग कह सकते हो, ठीक है। तो ये था मिंटो टू के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, उनके भारत के कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।